अनलॉकिंग विट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद नाम के टॉपिक के विभिन्न सब टॉपिक्स पर और उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके उत्तरदायी कारण क्या थे या कारक क्या थे। What were the responsible factors for the nationalism which was grown or developed in 19th century's Europe? तो ये एक प्रश्न है। मैं ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपके पास है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है और इसके बाद अगला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, ये सभी विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूती से विकसित करने के लिए है। आने वाले समय में आपको यदि आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ेंगे तो तब तो आपको राष्ट्रवाद की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप ह्यूमैनिटीज़ में नहीं भी पढ़ते हैं तो एक नागरिक के रूप में आपके मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है। और कभी कभी नहीं तो कन्फ्यूजिंग स्थितियाँ होती हैं एक नागरिक के लिए। कई बार राष्ट्रवाद का जिक्र होता है, कई बार राष्ट्रवाद हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रहता है, तो फिर नागरिक इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। और आप आने वाले समय के जागरूक और प्रतिबद्ध नागरिक हैं, तो इसलिए राष्ट्रवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम एक शिक्षक होने के नाते अब क्योंकि ये विषय ऐसा है, इसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसमें बहुत सारे राजनीतिक कलेवर हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं के लोग इसमें अपने अपने रंग भरते रहते हैं। लेकिन हम जो हैं वो असंबंधित हैं, मतलब वी आर रिलेटिव टू पॉलिटिकल व्यूज़। तो हम एक निरपेक्ष और एक ऑब्जेक्टिव अवधारणा का विकास करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो ये मानती है कि एक सुनिश्चित भूक्षेत्र भिन्न भिन्न आधारों पर एक राष्ट्र है। मैंने भिन्न भिन्न आधारों पर इसलिए कहा कि कहीं पर यह अवधारणा जो है वो भाषा के साथ विकसित होती है कि एक सुनिश्चित भूक्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं और एक निश्चित भाषा बोलते हैं, वो राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा, और कहीं कहीं बहुत इंक्लूसिव होता है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का आधार इंक्लूज़न है, मतलब समावेशिता है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग है। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो कि एक सुनिश्चित भूक्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों की जो एक साझापन है उसको राष्ट्र मानती है वो। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो राष्ट्रवाद का ये आग्रह है कि उस सुनिश्चित भूक्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों की प्रतिबद्धता, उन लोगों का समर्पण, उन लोगों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति हो। तो लोगों का समर्पण, लोगों की निष्ठा, लोगों की प्रतिबद्धता उस सुनिश्चित भूक्षेत्र के प्रति हो, ये राष्ट्रवाद की अवधारणा है। और फिर राष्ट्रवाद क्या करता है कि अपनी ही इस अवधारणा को वो राष्ट्र के नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि राष्ट्र का हर नागरिक इस अवधारणा को से परिचित नहीं होता है या उसका मन में ये बात होती नहीं है। तो राष्ट्रवाद का ये काम है, इसको राष्ट्रवाद एक अभियान की तरह लेता है कि राष्ट्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के अंदर इस भावना का विकास किया जाए कि वो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता रखें, उसके प्रति निष्ठा रखें। फिर यहीं एक राष्ट्रवाद नहीं रुकता है, वो फिर उस राष्ट्र के साझा हितों के प्रति, वैसे तो अगर किसी राष्ट्र में बहुत सारे समूह हैं तो हर समूह के अपने अपने हित होंगे, व्यक्तियों के अपने अपने हित होंगे, दलों के अपने अपने हित होंगे, लेकिन राष्ट्रवाद साझा हितों के प्रति लोगों के प्रयास और लोगों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने का अभियान चलाता है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है राष्ट्रवाद। और अगर इसमें इंक्लूज़न हो, इसमें रोमांटिसिज्म हो, तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़कर निखर कर सामने आती है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद एक अवधारणा भी है, एक अभियान भी है, एक भागीदारी है राष्ट्रवाद, लोगों की भागीदारी। तो ये एक राष्ट्रवाद की एक मैंने आपको इसके निहितार्थ बताए हैं। तो अब सवाल पर आते हैं कि भाई 19वीं शताब्दी में इन 19th century's Europe there was a wave
of nationalism, and what were the factors which were responsible for this wave? तो इसमें देखिए, the very first reason was industrial revolution. इंग्लैंड में तो ये 18वीं शताब्दी के मध्यार्ध में आ गया था, और आपको जैसे कि पता है कि 1888 में वहाँ पर जो क्रांतिकारी शक्तियाँ थीं, जो संसदीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से वहाँ के राजा का तख्ता पलट कर दिया, और राजा खुद भी मान गया। और ये क्योंकि रक्तहीन क्रांति इसीलिए उसको कहते हैं, और उसीलिए उनके राजाओं का आज भी सम्मान है। वो एक इंग्लैंड एक क्या है, संसदीय राजतंत्र है वो, तो वो एक पार्लियामेंट्री मोनार्की है आज भी। तो ये उनके राजाओं की वजह से उन्होंने जिस आसानी से और जिस विनम्रता से अपनी गद्दी छोड़ दी और संसद के लिए जगह खाली कर दी, तो उसने उनके सम्मान को बनाए रखा। बाकी देशों के राजाओं ने ऐसा नहीं किया, तो उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। खैर, तो औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति से नंबर एक तो क्या हुआ कि शहरों का विकास हुआ, जो कि उत्पादन, वितरण और विपणन के केंद्र थे। अब उन शहरों में अलग अलग देश के कोने कोने से विभिन्न प्रकार की कुशलता वाले लोग आते थे। These people had spectacular skills for their particular area. वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत जहीन होते थे। वो हो सकता है पढ़े लिखे ना भी हों, तो लेकिन वो अपने काम में बड़ा माहिर होते थे। तो इंटेलिजेंस जो था उन लोगों में था। तो वो लोग जो थे वो ये समझते थे कि जो शहर हैं उनमें जो सुविधाएं हैं, उनमें जो प्रवाह है, वो तभी हो सकता है जब किसी देश में एक संसदीय लोकतंत्र हो या लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो। और डेमोक्रेसी के लिए लोगों को जोड़ना, ये वो चाहते थे कि वो हो, और वो हुआ। तो इसलिए शहरों के विकास ने राष्ट्रवाद को बहुत बड़ी एक गति दी। एक तो ये कारण है क्या कि शहरों का विकास। दूसरा कारण ये है कि डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में जो विकास था, उसने राष्ट्र को जोड़ने की प्रवृत्तियों का विकास करने का अभियान चलाया। क्योंकि वो ट्रेड डेवलप नहीं हो सकता था अगर राष्ट्र एक नहीं होता। अगर एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर विभाजन होते और बाधा पैदा करने वाले विभाजन, एंड अगर वो दे केप्ट क्रिएटिंग बैरियर्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड एंड कॉमर्स वुड नॉट हैव बीन प्रोग्रेसिव, वो नहीं हो सकता था वैसा। तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में अपनी पूरी भागीदारी निभाई। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि भी लगाई, अपना पैसा भी लगाया, अपना प्रयास भी लगाया। ये एक कारण हो सकता है, होता है किसका? राष्ट्रवाद का यूरोप में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कम्युनिटीज़ का जन्म हुआ उस समय, जो कि उत्पादन के काम में लगे हुए थे, वितरण के काम में लगे हुए थे, और उत्पादन करने से और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तक एक लंबी श्रृंखला थी। और उस लंबी श्रृंखला में जो काम करते थे, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड काम करते हों या उत्पादन से संबंधित काम करते हों या वितरण से संबंधित काम करते हों, तो उसने क्या किया कि उन्होंने दे क्रिएटेड डिफरेंट क्लासेस। दीज क्लासेस बिलोंग टू पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ ट्रेड। तो इन लोगों के लिए भी ये ज़रूरी था कि यूरोप में उस देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो, तो इसलिए भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अब जो 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी का किसान और मजदूर थे, तो दे वर इलिटरेट एंड अनअवेयर, दे वर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर सर्फडम, देयर पिटिबल कंडीशन। वो इससे उनको वो जागरूक नहीं थे इस बारे में, एंड दे साइलेंटली एक्सेप्टेड द डोमिनेशन ऑफ फ्यूडल्स। उन्होंने बड़ी चुपचाप उनका वर्चस्व स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो ये नया इंडस्ट्रियल लेबर क्लास था, है ना, विच केम फ्रॉम द नूक एंड कॉर्नर ऑफ कंट्री एंड सेंट्रलाइज्ड टू द इंडस्ट्रियल सिटीज़, तो ये जो लोग थे जो देश के विभिन्न कोनों से आए और आकर के एक जगह केंद्रित हो गए, तो ये जो लोग थे, ये लोग थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान थे।
ये लोग थोड़े ज़्यादा समझदार थे। और बड़ी बात ये थी कि they were not dominated by anybody. In their respective villages, they had to live under the domination of feudals. But in cities, they went to their workplaces, worked there, and after the completion of work, they came their home back. ये उनकी दिनचर्या थी। तो जो बाकी समय था उनका, वो किसी भी प्रकार की गुलामी और किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त था। उस समय वो सोच सकते थे, पढ़ सकते थे, एक दूसरे से चर्चा कर सकते थे। तो ये पढ़ना, सोचना, चर्चा करना और उन लोगों का ज़्यादा जागरूक होना, इन चीज़ों ने एक ऐसा वातावरण पैदा किया कि लोग सोच सकें राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की एकता के बारे में और राष्ट्र के साझा हितों के प्रति प्रयास करने के बारे में। तो इसलिए भी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए ये इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए 18वीं शताब्दी के यानी कि 1788 में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, और जबकि वहाँ उससे पहले ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और औद्योगिक क्रांति के जो प्रभाव थे वो आना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पर ये हुआ, लेकिन यूरोप के अन्य देशों में इस क्रांति को पहुँचने में समय लगा, और जैसे जैसे ये क्रांति और इसके प्रभाव यूरोप के देशों में पहुँचते चले गए, राष्ट्रवाद का विकास होता चला गया। तो ये औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभावों का राष्ट्रवाद के विकास के साथ बड़ा गहरा संबंध है, और संबंध क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात यह है कि यूरोप में सभी देशों में एक शिक्षित, जागरूक और नेतृत्वकारी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। दिस मिडिल क्लास वॉज हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली जीनियस, हैविंग थिंकिंग कैपेबिलिटीज एंड हैविंग लीडरशिप क्वालिटीज ऑल्सो। ये सब उनके पास थी, इस मध्यम वर्ग के पास। अब समस्या ये थी कि अच्छा इसमें क्या थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगे हुए लोग थे। अब समस्या ये थी कि दे हैड एवरीथिंग, दे हैड देयर ब्रेन्स, they had leadership qualities and they have commitment, they had everything, psychological qualities, mental qualities, physical qualities, intellectual qualities, they had everything, but one thing they did not have, and the thing was place in society. समाज में कोई बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित स्थान उनको नहीं प्राप्त था, and they were very envious, I would say. हालांकि ये कहना थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी उन लोगों के साथ, लेकिन मैं क्या करूं और कोई मुझे तकता नहीं। वो उनको बड़ा दुख होता था कि ये जो लोग हैं, फ्यूडल्स हैं, ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, राजा हैं, और राजा के रिश्तेदार जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिए जाते थे वो हैं, वो मतलब वो ऐसी फसल काट रहे हैं जो जिसके लायक वह है नहीं, और वो लायक होते हुए भी अपने आप को बिल्कुल पिछड़ा हुआ बिना किसी प्रतिष्ठा के पाते थे। तो इसलिए उन्होंने ये संकल्पना की पूरी कि एक देश में राष्ट्र के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाकर, राष्ट्र के नाम पे लोगों को यूनाइट कर एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसमें से कि ये सब लोग जो भी सत्ताधीश हैं, नाकारा सत्ताधीश, इनकी सत्ता से बेदखल किया जाए और प्रतिष्ठा प्राप्त की जाए। तो मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया इस कारण से। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है मशीन। मशीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट हैज़ ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंज इन ह्यूमन कैरेक्टर, इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और मशीन, एक मैंने फिल्म देखी थी, अब फिल्म क्या थी मैं भूल गया, उसमें वो टीचर पूछता है उससे कि व्हाट इज़ मशीन। वो उसका फिल्म का नायक बोलता है कि मशीन एक ऐसी चीज़ है जो वक्त बचाती है और काम को आसान करती है, ऐसा कुछ था। 3 इडियट्स, यस। तो देखिए मशीन ने क्या काम किया। मशीन ने तो एक तो क्या काम किया पता है, मशीन ने एक तो हमारा दिन लंबा कर दिया, हमारा दिन लंबा कर दिया उसने। और अब तो मशीनों ने हमारा दिन ही, रात ख़त्म ही कर दी है लगभग। रात होती नहीं है, होती है रात होती नहीं है। आप शहरों में चले जाइए, औद्योगिक केंद्रों में चले जाइए, बसें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं,
और इवन 1-1, 2-2 बजे तक तो दुकानें खुली रहती हैं और कारखाने खुले रहते हैं, हॉस्पिटल खुले रहते हैं। तो रात तो इस मशीन ने ख़त्म कर दी है। खैर इस मशीन ने, लेकिन इस मशीन ने बड़ा चमत्कारी काम क्या किया है कि लोगों को फुर्सत दी इसने उस समय। आज तो उसने लोगों को बहुत बिजी कर दिया है, लेकिन उस समय इसने लोगों को फुर्सत दी, क्योंकि वो काम आसानी से कम समय में हो जाता था। तो वो जो फुर्सत का समय दिया इस मशीन के आने ने, और जो काम करने में जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको जो कम किया, उसमें जो एक कहावत है हिंदी में कि दिमाग का दही करना, वो जो दिमाग का दही करने से बचाया मशीन ने, तो उससे लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है, वो उन चीज़ों की तरफ गई जो उनके जीवन को और ज़्यादा आसान कर सकती थी, जो उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया को और सरल, दुनिया को और सुंदर बना सकती थी। और वो चीज़ उनको ये सुझाव जब आया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि उदारवाद पिछला टॉपिक था, हमने पढ़ा इस बात को कि उदारवाद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सब आज़ाद होंगे, सब स्वतंत्र होंगे, है ना, सबको मौका मिलेगा और कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं होगा, कोई किसी से बड़ा नहीं होगा। कितनी सुंदर दुनिया, हसीन दुनिया का सपना उसने उदारवाद ने दिखाया। और इसके नाम पर लोगों को जोड़ना आसान इसलिए हो गया क्योंकि लोगों को फुर्सत थी, वो सोच सकते थे। तो ये एक काम मशीन ने किया, बड़ा चमत्कारी काम ये मशीन ने किया है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको राष्ट्रवाद में बताया था पहले, जब ये अभी थोड़ी देर पहले मैं राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा था कि जो राष्ट्रवाद है वो कोई आधार लेता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो सुपरिभाषित हो उसको राष्ट्र कहने के लिए वो एक आधार लेता है। यूरोप में जो आधार लिया गया वह भाषा था। तो यूरोपीय राष्ट्र भाषा के आधार पर निर्मित हुए हैं, और एक समान भाषा बोलने वालों का उस भाषा के प्रति गौरव को जागृत करना, उस भाषा के बोलने वालों के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करना, ये एक संकल्पना प्रस्तुत की गई राष्ट्रवादियों के द्वारा, और जिसको कि जनता ने अपना लिया। इस बीच में मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, भाषा के नाम पे ज़रूर विकसित हुआ यूरोप का राष्ट्रवाद, बट दे डिड नॉट निगलेक्टेड द पीपल स्पीकिंग अदर लैंग्वेजेस। अन्य भाषाओं को बोलने वालों को राष्ट्र की अवधारणा से एक्सक्लूड नहीं किया गया, उन्हें बाहर नहीं निकाल दिया गया। दे वर एज वार्मली एक्सेप्टेड एज फ्रेंच, एज जर्मन्स। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया था कि 19वीं सदी में जो राष्ट्रवाद था वो 2 सेक्टर्स में बटा। देखिए करीब 1870 तक, ऐसा समझ लीजिए आप, 1870 तक एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो बहुत उदार था और बहुत इंक्लूसिव था और बहुत आग्रही नहीं था, है ना, बहुत रोमांटिक था। तो इसमें ये भाषा के आधार पर ज़रूर विकसित हुआ, ये इस बात को स्वीकार करने में ये निर्विवाद है ये बात। लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने जो बहुलता थी, जो प्लूरलिज्म था, जो बहुलता थी, उसको एकदम नहीं नकारा, उसको एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया। तो ये ज़रूर है बात, इसको इस बात के साथ समझ लेना चाहिए कि भाषाई गौरव का विकास किया, ठीक है। मैंने आपको कैरोल कुरपिस्की के बारे में बताया था, कुरपिस्की बोलना भी मुझे ठीक से नहीं आ रहा है, कैरोल कुरपिस्की। उसने पोलैंड में पोलिश भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और पोलैंड राष्ट्र का निर्माण किया। इस तरह से फ्रांस में फ्रेंच भाषा, स्पेनिश और इस तरह से राष्ट्र भाषाई आधार पर लोगों को जोड़ा गया। ये भी है कि औद्योगिक क्रांति ने एक बहुत खूबसूरत काम ये किया, बल्कि उसको औद्योगिक क्रांति एक छोटा सा शब्द हो जाएगा और मैं यहाँ पर वो लिखना भूल गया हूँ। हम ये वैज्ञानिक चेतना का विकास किया पुनर्जागरण ने, ये एक आंदोलन था। पुनर्जागरण एक आंदोलन था जिसने यूरोप के लोगों को धर्म का विकास, धर्म में सुधार, और जातीय तो होती नहीं है, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, खोज, आविष्कार, इन सब के प्रति प्रेरित किया। तो इन सब के प्रति प्रेरित किए जाने वाला ये जो बहुत बड़ा अभियान था यूरोप का, वो था पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण ने क्या किया, रेनेसा क्रिएटेड एंड डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट।
साइंटिफिक कॉन्शियसनेस अमंग पीपल, लोगों में एक वैज्ञानिक चेतना का विकास किया। तो देखिए, अब विज्ञान मशीनों के क्षेत्र से आगे निकल चुका था। अब वो मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य की विचारधारा में भी वैज्ञानिकता को ढूंढने लग गया था। पिछली जितनी भी व्यवस्थाएं थीं जिसमें कि राष्ट्र होते नहीं थे और किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति का मतलब जीवन भी सुरक्षित नहीं था, संपत्ति भी सुरक्षित नहीं थी, और उसका जो गरिमा है, गरिमा तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। तो ये जो चीज़ थी वो बहुत अवैज्ञानिक चीज़ थी। लेकिन जब साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट हुआ लोगों में, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ ध्यान देना शुरू किया जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित हो, नागरिक की स्वतंत्रता हो, नागरिक की संपत्ति सुरक्षित हो, नागरिक को अपने अंदर जो भी उसके अंदर काबिलियत है, जो भी योग्यता है, स्किल्स हैं, उसका लाभ उठाने का भी मौका मिले। तो ऐसी व्यवस्था को लाने में राष्ट्रवाद से ज़्यादा उपयोगी घटक उस समय कोई था नहीं, आज भी नहीं है। तो इसलिए इस बात ने कि अमंग पीपल देयर वाज प्रिवेलिंग व्हाट, अ टेम्परामेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वो उसका विकास हुआ। इसने राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया यूरोप में आगे। ये एक बात हो गई। अब देश के विभिन्न भागों के लोगों को जोड़ने के लिए जो टूल्स ज़रूरी थे, जो माध्यम ज़रूरी थे, वो थे यातायात और संचार के साधन। जब तक यातायात और संचार के साधन का विकास नहीं हुआ था, तो जो किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक चेतना, किसी भी प्रकार की सामाजिक चेतना, किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय चेतना का जो उद्भव होता था, उसका जो वैचारिक मूल होता था, वो शहरों में होता था, गांव में उसका विकास होता नहीं था। अब वो शहरों से देश के विभिन्न कोनों तक वो कैसे जाएगी, कैसे उसका प्रसार होगा, जब तक कि विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं होगा, यातायात और संचार के साधनों का विकास नहीं होगा। तो औद्योगिक क्रांति में क्योंकि देश के कोनों कोनों से कच्चे माल को लाना होता था, उस कच्चे माल को तैयार करके फिर कोनों कोनों में बेचना होता था, तो इसके लिए यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, खासतौर से रेलवे का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक या 19वीं शताब्दी के अंत के शुरुआत में रेलवे का विकास शुरू हो गया था। तो इससे लोगों को एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे की बातों को जानने, एक दूसरे को प्रभावित करने, एक दूसरे से प्रभावित होने का अवसर मिला, और इसने राष्ट्रवाद को आगे सुनिश्चित रूप से बढ़ाया। ये इसी प्रकार से शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा के प्रसार ने भी लोगों को अंदर समझने की शक्ति बढ़ाई, जिससे कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना हो गई और राजाओं ने स्वेच्छा से अपना शासन छोड़ दिया। उसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, उस ऐसी क्रांति को। और वहाँ संसदीय शासन की स्थापना हुई और यूरोप के तमाम देश बड़े प्रेरित होकर के देखते थे इंग्लैंड को कि इंग्लैंड ने किस तरह से एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की और अपने देश को आगे बढ़ाया, और लोग किस तरह से खुशहाल हो रहे हैं वहाँ पर। तो इससे प्रेरित होकर लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये भी चीज़ है। फिर इसमें देखिए कि जो एक तो एजुकेशन का डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें मिल गई। शिक्षा का विकास हुआ, लोग पढ़ने लिखने लग गए, एक बात, लोगों के पास फुर्सत हो गई, तीसरी बात यातायात और संचार के साधनों का विकास हो गया। इन तीनों चीज़ों के साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ आके मिल गई, और वो चीज़ हालांकि पुरानी व्यवस्था के लिए तो विस्फोटक थी, वो जिसने कि बम की तरह उड़ा दिया पूरी व्यवस्था को, और वो था प्रिंटिंग मटेरियल का आना, मुद्रित सामग्री का आना। जैसे कि हम आपको किसी लेसन में बताएंगे किसी टॉपिक में कि किस तरह से गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया और किस तरह से उसने बाइबल को लिखा। धीरे धीरे वो किताबें छपने लग गई और लोगों में बंटने लग गई, और किस तरह से निरंकुशतावाद उड़ गया हवा में। और लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा भी था, लुई सेबेस्टियन मर्सिये एक फ्रांस का बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ, उसने कहा था कि ये जो बुक्स हैं, ये किताबें हैं, इसकी आंधी से एक आंधी चलेगी और ये सारा साम्राज्यवाद और निरंकुशतावाद ये सब हवा में उड़ जाएगा, और उड़ भी गया। तो ये बड़ा कमाल था। भारत में भी हम देखेंगे बहुत सारी किताबें लिखी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ,
गीता हुआ करता था क्रांतिकारियों की और लोगों की, वो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो लेकिन ये बात सही है कि मुद्रित सामग्री ने लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना का विकास अवश्य किया। ठीक है, ये थोड़ा बाद में आ गया फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद का परिणाम भी थी और आगे आने वाले राष्ट्रवाद का कारण भी थी। वो राष्ट्र की, मैंने आपको बताया कि राष्ट्र की सबसे मुखर अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की सबसे मुखर अभिव्यक्ति हुई फ्रांस की क्रांति में। लेकिन फ्रांस की क्रांति सिर्फ राष्ट्रवाद का परिणाम बनकर नहीं रह गई, उसने उन क्रांतिकारी विचारों, उन उदारवादी विचारों, उन आदर्शवादी विचारों का प्रसार सारे यूरोप में किया और सारे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में कारण भी बनी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान था। और अंतिम बात यह है इसमें कि कोई भी कैंपेन, नो कैंपेन कैन बी सक्सेसफुल, इफेक्टिव, है ना, और इट कैनॉट बी स्प्रेडेड अक्रॉस द कंट्री अनलेस और अनटिल इट इज़ लेड बाय इंटेलिजेंट, इफेक्टिव एंड कमिटेड पीपल। जब तक किसी अभियान का नेतृत्व प्रभावशाली, प्रतिबद्ध, परिश्रमी लोग नहीं करते, वो अभियान सफल नहीं होता। भाग्यवश 19वीं शताब्दी में के यूरोप को ऐसे प्रतिबद्ध लोग मिले, वो दार्शनिकों के रूप में मिले, वो चिंतकों के रूप में मिले, वो वैज्ञानिकों के रूप में मिले, वो राजनेताओं के स्टेट्समैन के रूप में मिले, है ना, वो सैनिक कमांडरों के रूप में भी मिले, जिन्होंने कि राष्ट्रवाद की इस अवधारणा का विकास करने का काम अपने हाथ में लिया और बड़ी सफलता से उसको कोने कोने तक पहुंचाया। हम पढ़ते भी हैं कि नेपोलियन की सेना जहाँ जहाँ भी जाती थी यूरोप में, वहाँ वहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार वो करती थी। और हम 1930 और 1948, ये हम बाद में पढ़ेंगे, 1930 और 1948 में यूरोप में सारी क्रांतियाँ हुई हैं और जगह जगह वहाँ के जो राजा थे, वहाँ जो निरंकुश शासन थे, उनको उखाड़ फेंका गया है। और ये जो था, इसका कारण, इसका एक बहुत बड़ा कारण नेपोलियन के द्वारा प्रसारित किए गए क्रांतिकारी विचार, आदर्शवादी विचार, लोकतांत्रिक विचार भी थे, हालांकि वो खुद एक राजा था। तो ये सब कारण थे इस उदारवाद के, इस राष्ट्रवाद के। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई राष्ट्रवाद के साथ, उसका दुरुपयोग भी खूब जम कर किया गया। और ये हम देखेंगे दूसरे पार्ट कि किस तरह से बाद में, यानी कि 1870 के बाद, जर्मनी और इटली के एकीकरण के बाद, यूरोप की बहुत बड़ी घटनाएं हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण, इनके बाद राष्ट्रवाद का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति, राष्ट्रवाद की एक बहुत संकीर्ण अवधारणा जिसके लक्ष्य बहुत सीमित हुआ करते थे, वो सामने आई और वो राष्ट्रवाद की संकीर्ण और सीमित लक्ष्य वाली धारणा अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनी। धन्यवाद।